कब कहते हैं लोग कि तुम काम कर रहे हो? कब कहते हैं? ऐसे ही बैठे रहते हो तो कोई कहता है कि कार्य हो रहा है? बिल्कुल नहीं कहते, है ना? जब तुम हलचल करते रहते हो, यहाँ से वहां हिलते हो, शरीर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हो, कुछ ऐसा टीचर मूवमेंट करते हो। हाँ बोलो, कौन है भाई? संदीप अभी ज्वाइंट हुआ। हाँ ठीक है, तो ज्वाइन हो गया ना? हाँ ठीक है, चलो शुरू करते हैं। संदीप है ना? हाँ जुड़ गए हो ना संदीप? चलो एक्सेप्ट हो गया है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कार्य करना, कार्य किसे कहते हैं, कैसे संपन्न होता है, उन सारी चीजों का डिटेल, और कार्य के बाद ऊर्जा क्या होती है, ये सारी चीजें हम इस क्लास में देखने वाले हैं। उसके पहले आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है ना, यहाँ पे कुछ फोटोज दिए हुए आपकी टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे कुछ फोटोज दिए हुए हैं। उन फोटोज को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना? ऑब्जर्व करते हैं और पता करते हैं क्या यहाँ पर कार्य हो रहा है। तो पहला फोटो है, देखो कि एक लड़की जो है वो पढ़ रही है बैठ के। ये वाला फोटो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे वो लड़की पढ़ रही है बैठ के, है ना, एक जगह पर बैठी हुई है और पढ़ रही है। दूसरा है, ये लड़का जो है वो एक ही जगह पर गेंद से खेल रहा है। तीसरी है, वो टीवी देख रही है। और चौथा है, एक मजदूर जो है अपने कंधे पर एक बोरी जो है रखकर खड़ा है। इन सभी चित्रों में अगर आप देखोगे, सभी चीजें में बल तो लग रहा है ना, बल तो लग रहा है, लेकिन कहीं पर कोई विस्थापन नहीं हो रहा, मतलब कहीं पर कोई चीज बदल नहीं रही है। यहाँ पर ये लड़की पढ़ रही है, पढ़ने में मेहनत तो लगती है ना, आप लोग भी पढ़ते लिखते हो तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक जगह बैठ कर पढ़ना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि हाँ पढ़ तो रहा हूँ ना, मैं कोई तो काम कर रहा हूँ। यहाँ पे ये गेंद खेल रहा है, बल तो लगा रहा है, बार बार गेंद को ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन आगे पीछे कुछ कर नहीं रहा। यहाँ पे लड़की बैठी हुई है, कुछ तो कर रही है, क्या कर रही है, टीवी देख रही है, लेकिन इस कार्य को हम कार्य नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई विस्थापन नहीं हो रहा, कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं रही। यहाँ पर भी वही स्थिति है, बल लगाकर बेचारा ये मजदूर खड़ा तो है उस बोरी को लेकर, लेकिन वो कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं रहा है। तो ये विभिन्न घटनाएं हैं, इन विभिन्न घटनाओं में अगर आप देखोगे तो कहीं पर भी विज्ञान की दृष्टि से कार्य नहीं हो रहा है। अब आप कहोगे टीचर हम लोग बैठ के इतना 2-2 घंटे पढ़ाई करते हैं, इसका मतलब क्या है, हम कार्य नहीं करते, कोई काम नहीं करते हैं? बड़े बड़े ऑफिसर्स जो है कंप्यूटर पे बैठ के इतना सारा काम करते हैं, मतलब क्या वो कार्य नहीं करते? तो विज्ञान कहता है कि आप कार्य नहीं कर रहे हो। कब विज्ञान कब कहता है कि कार्य हो रहा है? कार्य करने के लिए विज्ञान की क्या ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं? तो विज्ञान तभी कहता है कि आप कार्य कर रहे हो जब आप बल तो लगा रहे हो, लेकिन वो बल लगाने से कुछ न कुछ विस्थापन हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रही है जगह। यहाँ पे मैं इस तरह से बल लगाती रहूं तो ये जगह तो, ये दीवार तो बदल नहीं रही, दीवार चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं चाहे कितना ही बल लगा लूं, मैं कोई कार्य नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं इतना बल लगा लूं कि ये दीवार सरक जाए, अगर मैं इतना बल लगा लूं कोई चीज सरक जाए, मतलब मैं कार्य कर रही हूँ। तो विज्ञान की दृष्टि से कार्य कब होता है? जब बल के साथ साथ विस्थापन भी होता है। अब कार्य, कार्य को अंग्रेजी में कहते हैं वर्क, आप जानते ही होंगे, वर्क कहा जाता है, वर्क, ठीक है ना? अब वर्क कहा जाता है तो स्वाभाविक है इसका जो चिन्ह होगा वो डब्ल्यू होगा, है ना? तो डब्ल्यू होगा इसका चिन्ह। और डब्ल्यू कब संपन्न होता है, कार्य कब संपन्न होता है? जब बल और विस्थापन दोनों कार्य करते हैं। यहाँ पे कार्य की परिभाषा ले लो कि कार्य कब हुआ है ऐसा कहा जाएगा। तो विज्ञान के नजरिए से कार्य कब हुआ है, तो किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर, उस पिंड का विस्थापन होने पर, किसी पिंड पर आपने बल प्रयुक्त किया, ये बल इस पर प्रयुक्त किया और इसका विस्थापन हुआ, तब वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य हुआ है ऐसा कहा जाता है। तो कार्य की परिभाषा जब होगी तब आप क्या लिखोगे कि किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर उस पिंड का विस्थापन होता है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से उसे कार्य हुआ है ऐसा कहा जाता है। तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, है ना? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कि बल होगा, बल लगाया जाएगा, विस्थापन होगा, तब ही कार्य होगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, है ना? विस्थापन को हम एस अक्षर से दर्शाते हैं, तो क्या कह सकते हैं हम, W इज इक्वल टू एफ एस।
तो ये कार्य का सूत्र है, ठीक है ना, कार्य का सूत्र W इज इक्वल टू Fs। चलो आगे देखते हैं, अगले पेज पर आ जाओ, पेज नंबर 19 पर भी कुछ ऐसे चित्र दिए हुए हैं। पहला चित्र देखो, एक लड़की है जो एक टेबल पर एक बॉक्स रखा हुआ है, एक लकड़ी का स्लैब है, उसे बल लगाकर सरकाती है। ठीक है, पहला चित्र आप देख रहे होंगे, पहले चित्र में, ये वाले चित्र में, कि एक टेबल पर एक ऐसे लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, उस टुकड़े को यहां से रखकर बल लग रहा है, और बल जब लगाती है इस दिशा में तो विस्थापन हो रहा है, और ये लकड़ी का टुकड़ा यहाँ से अपनी जगह परिवर्तित करके यहाँ पहुंच चुका है। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में एक लड़की है छोटी सी, वो अपने गाड़ी को, अपने खिलौने वाली गाड़ी को खींच कर लेके जा रही है, ठीक है ना, गाड़ी यहाँ पर है जमीन पर, ठीक है, ये गाड़ी से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, एक रस्सी बंधी हुई है, ये लड़की यहाँ खड़ी है, ठीक है, और ये इसको खींचकर आगे की तरफ खींच रही है, मतलब बल लगा रही है इस दिशा में, ठीक है ना, बल लग रहा है, और ये गाड़ी मूवमेंट कर रही, लड़की आगे आगे जाती जा रही है, गाड़ी भी आगे आगे बढ़ती जा रही है। तो F भी हो रहा है, बल भी लग रहा है, और ये जमीन है, ये जमीन पर विस्थापन बल यहां से लग रहा है, और ये जमीन पर ऐसे विस्थापन हो रहा है ना, ये गाड़ी जो है वो आगे आगे जमीन पर चलती जा रही है, लेकिन बल ऐसे लगते जा रहा है। तीसरी कंडीशन में देखो, दो कार्स हैं, एक कार चलती हुई कार है ये, और यहाँ पे दूसरी कार है जो रुक गई है। ये कार क्या कर रही है, इस कार से इस कार को लेके जाना है ना, तो ये कार अपना बल लगाकर आगे की तरफ बढ़ रही है, और जिसकी वजह से ये रुकी हुई कार टायर पंक्चर या कुछ भी हो गया होगा, वो भी अपने जगह को बदल कर आगे आगे बढ़ती जा रही है। तीनों चित्र आपको समझ में आ रहा होगा, जिसमें ये बताया जा रहा है कि पिंड का विस्थापन हो रहा है, और पिंड का विस्थापन पिछले इन आकृतियों में आपने देखा था कि बल तो लगाया जा रहा था लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, लेकिन इन आकृतियों में आप देख रहे हो कि बल तो लग रहा है लेकिन उसके साथ साथ विस्थापन की प्रक्रिया भी हो रही है। तीनों आकृतियों का मैटर आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। यहां से बल लग रहा है, ये ब्लॉक आगे तक पहुंच रहा है, ये गाड़ी को इस लड़की ने पकड़ा हुआ है, खींच रही है, बल लगा रहा है, तो ये गाड़ी जो है विस्थापित हो रही है। ये दो कार, एक बड़ी कार छोटी कार, बड़ी कार क्या कर रही है, छोटी कार को आगे की तरफ खींच कर लेके जा रही है, खींच रही है यानी बल लगा रही है, गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है यानी कि विस्थापन हो रहा है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा हुआ है कि W इज इक्वल टू Fs। हम इस कंडीशन में अगर आप देखें तो गौर से देखना, इस कंडीशन में अगर आप देखोगे, जिस दिशा में बल लग रहा है विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है। यानी कि अगर यहां से बल ऐसे घसीट कर इस वुडन बॉक्स को आगे लगाया जा रहा है, ऐसे बल धक्का मार के लगाया जा रहा है, तो एस भी यहीं पर हो रहा है ना, इसी रास्ते पर हो रहा है, ये रहा। इसी तरीके से यहां भी देखो, अगर बल इस रास्ते में लग रहा है तो एस भी ऐसे ही लग रहा है। लेकिन ये कंडीशन को देखो, ये कंडीशन को अगर आप देखोगे कि बल का डायरेक्शन ऐसा है ऊपर की तरफ, और एस जो है ऐसे जा रहा है, यानी कि अगर इसको मैं शॉर्ट में बनाऊं तो यहाँ पे ये लड़की खड़ी है, ये है आपका रास्ता जमीन, और यहाँ पे है आपकी गाड़ी, और ये लड़की यहाँ से ऐसे खींच रही है, तो ABC जैसा ट्रायंगल तैयार हो रहा है। ठीक है ना। अब ये ट्रायंगल में BC क्या है, जमीन है, AB क्या है, लड़की की ऊंचाई है, लड़की की हाइट, जहां तक पहुंच, लकड़ी नहीं भाई, लड़की है ना, लड़की की ऊंचाई। अब यहाँ पे ये लड़की का हाथ है, जो ये क्या है, धागा है। ठीक है, तो आप देखोगे जमीन और धागे के बीच एंगल क्रिएट हो रहा है, जमीन और धागे के बीच एंगल क्रिएट हो रहा है। धागा क्या है, धागे में से F लग रहा है, F की दिशा है, धागे से खींच रहे हैं। जमीन क्या है, S की दिशा है, S।
मतलब ये S इस दिशा में जा रहा है और F इस दिशा में, दोनों ही दिशा कुछ ऐसी है। इन दोनों कंडीशन में क्या था, जो दिशा F की थी वही दिशा S की भी थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो विस्थापन की दिशा है वो अलग है और F की दिशा जो है वो अलग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यदि F और S की दिशा बदलती है तो कार्य पर यानी W इज इक्वल टू एफ एस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलो देखते हैं। मान लो W इज इक्वल टू पहली कंडीशन में F1S, ठीक है ना, F1S। अब आगे बढ़ते हैं। F1S जो है कैसे प्राप्त करेंगे, जैसा अभी अभी मैंने आपसे कहा, यहाँ पे एक कोण बनता है जिसे हम क्या कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं। अब जरा समझो इसको, मैं एकदम सिंपल तरीके से बताऊं। ये वाली कंडीशन में क्या स्थिति है, ये वाली कंडीशन में यहां से बल लग रहा है, ठीक है, और यहीं पर एस हो रहा है। तो बल वाली लाइन देखो आप, बल वाली लाइन ये है एफ वाली लाइन, और ये इसी पर जो है एस हो रहा है। तो एफ और एस के बीच 0 डिग्री का कोण बन रहा है। जरा सोचो तो, जरा ध्यान से सोचना। ये है एफ, ये है एस आपका यानी कि जमीन, और अगर एफ ये है तब तो कोण बनता है, लेकिन ये छोटा होकर एफ यही है जो एस है, वही दिशा में एफ है जिस दिशा में एस है। मतलब ये जो एंगल इतना बड़ा था अब छोटा छोटा होते होते कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे जो कोण है, जो थीटा का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर जिस दिशा में ये एस है मतलब यहाँ पर विस्थापन हो रहा है, और इसी दिशा में गाड़ी भी, कार भी खींच रही है दूसरी को, यहाँ भी एफ ही है। मतलब ये जो कोण यहाँ पर बन रहा है, अगर ये थोड़ा ऐसे खींचती तो कोण बढ़ता, लेकिन ऐसे नहीं खींचा जा रहा है। कैसे खींचा जा रहा है, जहां पर एस है उसी तरफ एफ है, तो यहाँ भी थीटा इक्वल टू 0 बन रहा है, यानी कि कोण जो है वो 0 बन रहा है। तो कंडीशंस आपको समझ में आ रही होगी। तो अब हमको पता करना है कि यदि कोण बढ़ते जाता है या कम होते जाता है तो वर्क के ऊपर, कार्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए आपको छोटा सा एक मुद्दा समझना है, और वो मुद्दा आप 9वीं क्लास में ही और 10वीं क्लास में मैथ्स में पढ़ोगे, त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन फिलहाल आपको एकदम छोटा सा फॉर्मेट आपको यहाँ पर समझ के लेना है, जिससे आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, जब त्रिकोणमिति स्टार्ट होगा, आपके मैथ्स के सर टीचर पढ़ाना शुरू करेंगे, तो उसमें त्रिकोणमिति में सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, या किसी भी त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ पर ये 90 अंश ही है, मतलब ये कोण और ये कोण मिलकर कितने होंगे, 90 होंगे, तभी तो जाकर तीनों मिलकर 180 होंगे। ठीक है ना। तो हो सकता है ये 30 अंश हो, ये 60 अंश हो, और ये दोनों मिलकर, और ये तो 90 ही है, सब मिलकर 180 हो जाए। और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 का परमानेंट फिक्स है, लेकिन ये 60-30 हो सकता है, 70-20 हो सकता है, या फिर 45-45 भी हो सकता है ना। तो इस तरीके से समकोण त्रिभुज की रचना कुछ इस प्रकार से होती है। तो समझ लो समकोण त्रिभुज कौन सा है, यहाँ पे 30-60-90 वाला त्रिभुज है। ठीक है ना। 30 एक कोण, एक। अब इसी कोण को, जो 30 वाला कोण है, ये जरूरी नहीं है 30 ही हो, जैसा मैंने आपको कहा, वो 20-70 भी हो सकता है, 10-80 भी हो सकता है, या फिर 45-45 भी हो सकता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये तो 90 है ही है, इन दोनों कोणों के मापों का योगफल 90 होना चाहिए, जिसकी वजह से इन तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 हो जाएगा, और यही समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। तो चलो हम मान नहीं रखते हैं, एक ऐसा अल्फाबेट रखते हैं जिसे हम थीटा कहते हैं। अब थीटा क्या है, जैसे हमारे अंग्रेजी के ABCD वर्ड्स होते हैं ना, ABCD ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं ना, वैसे ही ग्रीक अल्फाबेट में कुछ ऐसे ग्रीक देश के अल्फाबेट को इस्तेमाल किया था, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा। तो अक्सर करके इस त्रिकोणमिति में थीटा इस अल्फाबेट को यूज किया जाता है।
थीटा क्या है, एक ग्रीक का अल्फाबेट है, ठीक है ना। अब त्रिकोणमिति क्या कहती है, त्रिकोणमिति ये समझ लो, ये आपका ABC है त्रिभुज। त्रिकोणमिति कहती है, त्रिकोणमिति में 3 तरह के अनुपात पाए जाते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस और टेन, ठीक है ना, साइन, कॉस और टेन। तो जब किसी इसका पूरा डिटेल आपके मैथ्स के टीचर पढ़ाएंगे, मैं जितना मुझे जरूरी है मैं उतना पढ़ा रही हूँ। जब किसी कोण के साइन अनुपात को निकालना होता है, जब किसी कोण का साइन अनुपात निकालना होता है, फिर ध्यान रखो साइन कॉस टेन ये अनुपात केवल समकोण त्रिभुज में ही पाया जाता है। त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज में ही चलती है और त्रिभुजों में ये कार्य नहीं होता इसका। तो समकोण त्रिभुज में अगर साइन का रेशो, साइन का अनुपात अगर आपको निकालना है, तो साइन को निकालने के लिए क्या होगा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ये कर्ण होती है ना, सबको पता ही होगा कि ये सम्मुख भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा होती है, सम्मुख भुजा। अब समझो इसका मान 3 है, इसका मान 2 है, ठीक है ना। तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण क्या हो जाएगा, 3/2, ये मान इसका निकलेगा, ठीक है। इसी तरीके से जब कॉस का रेशो निकालना होता है, जैसे साइन का रेशो क्या हुआ, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, वैसे ही ये सम्मुख भुजा, ये संलग्न भुजा कहते हैं इसको। संलग्न भुजा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस कोण से लगी हुई भुजा संलग्न भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा, कोण से लगी हुई भुजा संलग्न भुजा, कोण के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा। तो हमको क्या देखना है, कॉस निकालना है। जैसा मैंने आपको बोला साइन निकालते समय क्या हो रहा था, सम्मुख भुजा बटे कर्ण हो रहा था, तो कॉस के लिए क्या होगा, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटे कर्ण, ठीक है ना। अब मान लो ये संलग्न भुजा जो है 3 है, कर्ण जो है 2 है, तो 3 पकड़ या फिर इसको 1 पकड़ लो, तो वो क्या हो जाएगा 1/2। इस तरीके से कॉस का रेशो हमको मिलेगा, कॉस का अनुपात मिलेगा। इसी तरीके से टेन का भी है, वो आपको फिलहाल जानना नहीं है, आपको इतना जानना है कॉस मतलब क्या होता है, कॉस मतलब संलग्न, संलग्न बटे कर्ण, ठीक है ना। कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, तो संलग्न भुजा, देखो ये थीटा है, तो संलग्न भुजा क्या होगी, BC बटे AC, ये कर्ण। तो कॉस थीटा कैसे निकलेगी, BC बटे AC, संलग्न भुजा बटे कर्ण। इतना याद रखना है आपको कि कॉस थीटा निकालने के लिए इस कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण होता है। अब हमारे पास भी क्या है, एक ट्रायंगल है ना, ऐसा ये वाले कंडीशन में देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल मिला हुआ है। तो ट्रायंगल क्या मिला हुआ है, देखो ABC, और ये SBC क्या है, जमीन है, और ये जो AC है वो धागा है। तो कॉस थीटा क्या होगा, जरा देखो, कॉस थीटा अगर यहाँ पे मुझे निकालना रहेगा तो क्या बनेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू BC, संलग्न भुजा है, बटे AC कर्ण है, तो BC बटे AC ये कर्ण होगा, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, यहां से बल लग रहा है F1, और ये BC जो है यहाँ से F ये बल लग रहा है, और AC क्या है, बल लगकर विस्थापन दिया हुआ है, इसलिए बल यहाँ पे भी लग रहा है, तो इसको F लिख सकते हैं। तो ये है आपका F। तो cos थीटा इज इक्वल टू F1 अपॉन F। तो इसको आप तिर्यक गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो F1 इज इक्वल टू F cos थीटा, F cos थीटा, ठीक है ना। तो F1 का मान कितना मिल गया हमको, F1 इज इक्वल टू F cos थीटा, ये हमको एक मान मिल गया, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मान F1 का जो मान है वो हमको किस में रखना है, ये वाले फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू F1S, लेकिन F1 का मान कितना है, F cos थीटा, ये डाला हमने F cos थीटा। F1 कहां से आया, देखो यहां से आया, ये इक्वेशन जो था यहां से आया हुआ है, और इसके बाद S, ये S ऐसे ही रहेगा। तो W क्या बन जाएगा, देखो FS, S को अंदर ले लिया मैंने, cos थीटा। W यानी कार्य को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके W इज इक्वल टू FS cos थीटा
इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम अलग अलग कंडीशन में W को निकालेंगे। अब कंडीशन कौन सी है, चलो देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन में हम W को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन जो आपके पास इस चार्ट के इस कॉलम में सारणी में दी हुई है कि थीटा का मान बदलते जाएगा, थीटा का मान बदलते जाएगा तो कॉस थीटा कितना बनेगा, और उसके बाद W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला डालने के बाद क्या होगा और निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये सारणी को हमको पूर्ण करना है। ठीक है, चलो देखते हैं ये सारणी कैसे पूर्ण होती है। तो सबसे पहले थीटा का मान 0 लिया गया है, थीटा का मान 0। जरा सोचो थीटा का मान 0 कब होगा, फिर से वही कंडीशन आ जाए, यहां पर ये जमीन, यहां पर ये लड़की और यहां पर वो खिलौना, ठीक है ना, और उसकी ये स्ट्रिंग, ये धागा जिससे वो खिलौना बंधा हुआ है। अब ये लड़की ने इस धागे को, वो लड़की बैठ गई, ठीक है ना, बैठ जाओ, धागे को पकड़कर बैठ जाओ, तो क्या होगा, ये धागा पूरी तरीके से इसी जमीन पर लेट जाएगा। जो अब तक ऊपर था, इमेजिन करने की कोशिश कियो, जो इस तरह से खींच रहे थे आप, ऐसे टेढ़े खींच रहे थे, अब बैठ जाओ, धागे को जमीन पे रख के ऐसे खींचो, जमीन पर बैठ कर खींचो, तो क्या होगा, जिस तरफ एफ जा रहा है उसी तरफ ही आपका एस भी होगा, तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। देखो यहां से ये थीटा, ये धागा ऐसे ऊपर लिए थे, अब धीरे धीरे करके आप इसको बैठ के जमीन पे कर दो, और जमीन पे बैठ कर वो बच्ची खींचती है, तो थीटा का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो cos 0 कितना होगा, cos 0 1 होता है। ये सारणी आपको मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, कि जब भी थीटा का मान 0 हो तो cos 0 1 होता है, ठीक है ना। अब जब cos 0 1 होता है तो W इज इक्वल टू cos 0, यहाँ cos थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, एफ एस cos 0, और cos 0 कितना है, 1 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू एफ एस। तो क्या कह सकते हैं कि जितना बल लगेगा, निष्कर्ष में क्या लिखोगे आप, जितना बल लगेगा विस्थापन भी उतना ही होगा। चलो अब दूसरी कंडीशन लेते हैं ना, 30 डिग्री थीटा का मान ले लेते हैं 90 डिग्री। अब सोचो, इमेजिन करो, अब क्या हो रहा है, फिर से ये जमीन है आपकी, ठीक है, धागा यहाँ पर पड़ा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री पर, ठीक है ना, 0 डिग्री पर मतलब जमीन पर। अब क्या करती है लड़की, उसको उठाती है धागा, ठीक है ना, उठाती है, उठाकर ऐसे उठाते उठाते ये आगे लेके जाते जाते क्या करती है, ये सीधा ऐसे खड़ा कर देती है धागे को, ठीक है ना, धागा पूरा ऐसे खड़ा है, टेढ़ा रहेगा तो खिंचाएगा, जमीन पे बैठे रहोगे तो खिंचाएगा, लेकिन उसको सीधा ऐसा कर दोगे तो क्या वो जो टॉय है, जो आपका खिलौना है, वो आगे की तरफ बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री पर धागा, और ये है जमीन और ये है धागा। लड़की ने क्या किया, धागा को सीधा खड़ा कर दिया, तो खिलौना लटक जाएगा, आगे बढ़ेगा नहीं, विस्थापन बिल्कुल भी होगा नहीं। तो 90 डिग्री पर cos 90 का मान हमेशा 0 होता है, cos 90 का मान हमेशा 0 होता है। अब इस cos 90 को इस फॉर्मूले में रखना है, W इज इक्वल टू एफ एस cos 90, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, एफ एस गुणे 0, ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 किसी भी चीज से हो तो वर्क नहीं होगा, W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि सब धागे को ऐसे खड़ा कर दोगे तो कोई कार्य नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो 90 डिग्री पे आ गया, cos 90 0, धागा आगे मतलब खिलौना आगे बढ़ेगा ही नहीं। इमेजिन करो, सोचने की कोशिश करो, पहली कंडीशन पे जमीन पे बैठ के खींचा जा रहा है, तो थीटा का मान 0 है, तो cos 0 1 होने के लिए
हो रहा है, मतलब खिलौना आगे की तरफ आएगा, कार्य करेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। लेकिन जब खड़े हो जाती है लड़की और पूरी तरह के धागे को सीधा 90 डिग्री पे कर देती है, तब cos 90 0 हो जाता है। वो खिलौना ऊपर की तरफ लटक जाएगा, वो आगे की तरफ बढ़ेगा नहीं, मतलब कार्य नहीं होगा। ठीक है ना। अब अगली कंडीशन देखो। अब अगली कंडीशन में क्या है, 90 की जगह पे कौन सा है, 180। ठीक है, 180 में क्या होने वाला है जरा देखो तो। 180 में जरा थोड़ा इमेजिन करना आप लोग कि लड़की यहाँ था, ये जमीन था, यहाँ पे लड़की थी, ये वाली कंडीशन पे इस तरफ एफ जा रहा था, इस तरफ एस जा रहा था। लड़की खड़ी हो गई भाई, 90 डिग्री पे बैठ गई। अब क्या हो रहा है, 90 से वे इस तरफ आ गई, वो इस तरफ जाकर बैठ गई, मतलब कि यहाँ पर जाकर बैठ गई, जमीन पर ही बैठी है। तो अब देखो यहां से वो खींचना शुरू करेगी एफ, जमीन पे बैठी है तो स्वाभाविक है अब खिलौना इस तरफ बढ़ेगा आगे, एस इस तरफ, इधर से खींच रही है तो इस तरफ होगा। 0 डिग्री पर क्या था, एफ इधर से खींच रही थी तो इस तरफ जा रहा था, तो इस तरफ भी कार्य हो रहा था, इस तरफ भी कार्य हो रहा था। लेकिन जब ऐसा 90 डिग्री पे था तो कार्य नहीं हो रहा था। मतलब जब 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री भी होगा तो कॉस cos 180 जो होता है, cos 180 जो होता है वो -1 होता है। ठीक है, तो cos 180 -1, इसकी वैल्यू इसी फॉर्मूले में डालो, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180। तो क्या हो गया, एफ एस -1, तो W इज इक्वल टू -FS, यानी कि वर्क हो रहा है एफ एस, लेकिन ऋण का चिन्ह ये दर्शाता है कि जो खिलौना अब तक इस दिशा में जा रहा था वो अब उसकी विपरीत दिशा में जाएगा, लेकिन कार्य जो है एफ एस ही होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी एफ एस कार्य होगा, मतलब कार्य होगा। 180 डिग्री सेंटीग्रेड 180 डिग्री पर भी कोण का मान यदि 180 डिग्री है तो भी वो एफ एस कार्य करेगा, लेकिन विपरीत दिशा में। लेकिन यदि कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो कार्य शून्य हो जाएगा, मतलब वो जो खिलौना है वो बिल्कुल भी आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि जब इस दिशा में एफ उसी दिशा में एस, तो cos 0 fs, इस दिशा में एफ इस दिशा में एफ, तो cos 0 cos 180 जो था -1, यानी कि विपरीत दिशा में कार्य होगा। ठीक है, तो कार्य क्या होता है अभी तक हमने समझा। कार्य क्या होता है, कार्य एक ऐसी राशि है जो कि विस्थापन और बल से मिलकर बनी हुई होती है। यदि बल लग रहा है और विस्थापन हो रहा है तो ही कार्य होगा, यदि बल लग रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है तो उसे हम कार्य नहीं कहेंगे। अब चलो देखते हैं कार्य की इकाई कौन सी होती है। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कार्य एक भौतिक राशि है, तो हर एक भौतिक राशि की अपनी इकाइयां होती हैं। तो इकाइयां कैसे प्राप्त करोगे, W इज इक्वल टू एफ एस, तो बल की इकाई क्या होती है, देखो W इज इक्वल टू एफ एस। ये F जो है वो बल है, और बल की इकाई होती है न्यूटन, बल की इकाई होती है न्यूटन। और उसके बाद ये S है, S यानी विस्थापन, और विस्थापन की इकाई होती है मीटर। तो कार्य की इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। लेकिन इसके साथ साथ इसे हम एक जूल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक जूल कहते हैं। कार्य की इकाई SI पद्धति में, SI पद्धति में कार्य की इकाई जूल होती है। ठीक इसी तरीके से CGS पद्धति में, CGS पद्धति में जैसे यहाँ पे जूल होती है वैसे ही यहाँ पे कार्य की इकाई अर्ग होती है। ठीक है ना, तो याद रखना है आपको, कार्य की इकाई SI पद्धति में जूल होती है और CGS पद्धति में अर्ग होती है। चलो इस तरीके से यदि जूल और अर्ग का संबंध देखें, जूल और अर्ग का संबंध, तो 1 जूल बराबर 10⁷ 10⁷ अर्ग, 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। जैसे क्या कहते हैं हम कि 1 मीटर बराबर 10⁻3, 1000 सेंटीमीटर है ना, तो 1 मीटर बराबर 10⁻3 सेंटीमीटर। वैसे ही 1 जूल बराबर
10⁻7 अर्ग। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच संबंध होता है कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। तो एसआई पद्धति में जूल जूल जो है वो कार्य की इकाई है और सीजीएस पद्धति में अर्ग जो है वो कार्य की इकाई है। तो इस तरह से कार्य कब कितना होता है हमने देखा एफएस कॉस थीटा के साथ, और कार्य की इकाई देखी। चलो देखते हैं कार्य के प्रकार। कार्य किसे कहते हैं? कार्य के प्रकार लिखो। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कार्य के प्रकार। तो कार्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है धनात्मक कार्य। दूसरा है ऋणात्मक कार्य और तीसरा है शून्य कार्य। ठीक है, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। ठीक, अभी ये वाला जो हमने उदाहरण देखा था, यहाँ पर स्थिति कैसी थी जरा सोचने की कोशिश करना। स्थिति कैसी थी? लड़की यहाँ खड़ी है, गाड़ी यहाँ है, लड़की खड़ी नहीं इस समय बैठ गई है, यहां से गाड़ी को खींचती है, एफ इस दिशा में और एस भी इसी दिशा में, थीटा इज इक्वल टू 0, तो कार्य हो रहा है। ठीक है ना। एफ एस कॉस थीटा कार्य हो रहा था, जिस दिशा में एफ उसी दिशा में एस, तो जिस दिशा में एफ उसी दिशा में एस, तो ये कार्य जो है धनात्मक कार्य कहलाता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखो आप। दूसरी कंडीशन क्या थी? 180 वाली, यानी कि यहाँ पर ये यहाँ से खींच रही है और कार्य विपरीत दिशा में हो रहा है। पहले इस दिशा में हो रहा था, लेकिन अब इस दिशा में कार्य हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक कार्य। 90 डिग्री वाली कंडीशन देखो, यहां से ऊपर की तरफ खींच दिया, यहाँ पे कार्य 90 डिग्री हो जा रहा है लेकिन शून्य हो जा रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम कार्य शून्य कहते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल देख लो जहां पर आपको पता चलेगा कि कौन सा कार्य धनात्मक होता है, कौन सा ऋणात्मक होता है, कौन सा शून्य होता है। बंद पड़ी हुई गाड़ी को धक्का देना। गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, बंद पड़ी हुई है, धक्का दे रहे हो आप। क्या कर रहे हो आप? देखो, जिस दिशा में एफ लगा रहे हो, गाड़ी आगे की तरफ उसी दिशा में बढ़ रही है, तो यहाँ पर धनात्मक कार्य। आपके मित्र द्वारा आपकी ओर फेंकी गई गेंद। ठीक है ना, मैंने यहां से बल लगाया और विस्थापन भी इसी दिशा में हुआ। ठीक है, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य, ध्यान से सुनोगे, मेरे द्वारा किया गया जो कार्य है वो धनात्मक है, लेकिन मित्र ने क्या किया? उसको कैच किया। बल लग रहा है, उसको आगे जाने नहीं दिया। ठीक है, बल लग रहा है, उसको आगे जाने नहीं दिया, यानी कि बल लग रहा है, विस्थापन विपरीत दिशा में हो गए। मैंने जब बॉल फेंकी तो जिस दिशा में मैंने बल लगाया, विस्थापन भी उसी दिशा में हुआ, तो मेरे द्वारा किया गया जो है कार्य वो धनात्मक। अब सोचो, मित्र ने बॉल पकड़ी, बल इस दिशा में आ रहा है और वो रोक कर बॉल को इस दिशा में जाने नहीं दे रहा, उसको आगे की तरफ कर रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक। याद रखना है, बल जिस दिशा में, विस्थापन उसी दिशा में, कार्य धनात्मक। बल जिस दिशा में, विस्थापन विपरीत दिशा में, तो बल कार्य ऋणात्मक। ठीक है ना। आगे देखो, धागे के सिरे से पत्थर बांधकर गोल गोल घुमाना। ठीक है ना, पत्थर बांध दिया हमने, धागा लिया, इसमें पत्थर बांध दिया, उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? बल तो लगा रही हूं मैं, बल तो लगा रही हूं, और ऐसा एक चक्र भी तैयार हो रहा है इमेजिनरी, ऐसे जोर जोर, लेकिन वो पत्थर कहीं जा रहा है क्या? इसी इमेजिनरी, इसी काल्पनिक वृत्त पर घूमे जा रहा है, वो विस्थापित नहीं हो रहा है। बल लगा रही हूं, वो चक्कर लगाए जा रहा है, विस्थापित नहीं हो रहा है, यानी कि कार्य नहीं हो रहा है, तो कार्य शून्य। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सीढ़ियां चढ़ना और उतरना। सीढ़ी पे चढ़े और फिर उसी दिशा में वापस आ गए, फिर चढ़ रहे हो, फिर उतर रहे हो, तो कार्य हो रहा है। हाँ भाई, सीढ़ी चढ़ते 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 कहीं ऊपर पहुंच जाओ तो अलग बात है, लेकिन पहुंचने के बाद क्या कर रहे हो? वापस नीचे आ जा रहे हो, उसी 0 जा रहे हो और फिर वापस नीचे आ जा रहे हो,
तो कार्य शून्य हो रहा है। गतिशील गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोकना, ठीक है ना। देखो गाड़ी इस दिशा में गतिशील हो रही है, चले जा रही है। आपने क्या किया, बल लगाया, एस इस दिशा में है और बल आपने इस दिशा में लगाया, ब्रेक लगाया ऐसे, तो यहाँ पर कार्य ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि एस की दिशा और एफ की दिशा अलग अलग है। ठीक है, तो उपयुक्त उदाहरणों द्वारा के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कुछ उदाहरणों में बल और विस्थापन की दिशा समान है, कुछ में बल और विस्थापन एक दूसरे से विपरीत दिशा में है और कुछ में एक दूसरे के लंबवत है। तो जब बल और विस्थापन की दिशा समान होती है तो होने वाला कार्य धनात्मक, जब बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होती है तो होने वाला कार्य ऋणात्मक, और जब बल और विस्थापन की दिशा लंबवत होती है तो होने वाला कार्य शून्य। याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से थीटा इज इक्वल टू 0 जब था तो कार्य धनात्मक था, थीटा इज इक्वल टू 180 जब था तो कार्य ऋणात्मक था, और थीटा इज इक्वल टू 90 जब था तो कार्य जो है वो शून्य था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कार्य और कार्य के प्रकारों के बारे में समझा। आगे की क्लास में हम चलेंगे तो आगे की क्लास में हम ऊर्जा को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल उम्मीद है कार्य के बारे में आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग नहीं हो